हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हैं सब लोग? ओके, तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। आज हम एक धमाकेदार सेशन स्टार्ट करने वाले हैं ऑन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ओके, जैसे आप सबको पता होगा कि हम आपके साथ एक यूट्यूब लाइव सीरीज कंटिन्यू किए हैं ऑन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सो आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे इंटरनल एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के ऊपर। ओके, सो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। आई विल वेट फॉर 15 सेकेंड्स। जल्दी जल्दी सब जुड़ जाइए, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए, सबको बुला लाइए। जल्दी से जल्दी सब ज्वाइन कर लीजिए। ओके, जल्दी जल्दी सब ज्वाइन कीजिए। ओके, आई विल वेट फॉर 10 सेकेंड मोर, देन वी विल स्टार्ट इट। ओके ओके, सो आज देखते हैं हम आज का कंटेंट क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे आज हम पढ़ेंगे आपके साथ इंटरनल एनालिसिस को रिव्यू करेंगे। ओके, प्रशांति जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गुड आफ्टरनून। ओके, आज हम आपके साथ इंटरनल एनालिसिस डिस्कशन करेंगे। फिर हम इंटरनल एनालिसिस और एक्सटर्नल एनालिसिस के भीतर डिफरेंस क्या होता है उसको स्टडी करेंगे। फिर क्या हम स्टडी करेंगे, हम क्या क्या अप्रोचेस यूज़ करते हैं फॉर इंटरनल एनालिसिस। ओके, उसको हम स्टडी करेंगे। फिर हम स्टडी करेंगे रिसोर्स बेस्ड व्यू। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। ओके, तो हम इसको आज डिटेल में फॉलो कर स्टडी करेंगे। फिर हम उसका डायग्राम देखेंगे, रिसोर्स बेस्ड व्यू का कैसा है कॉन्सेप्ट। फिर हम स्टडी करेंगे व्हाट मेक्स योर बिजनेस यूनिक। ओके, फिर हम आपके साथ स्टडी करेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, देन वी विल स्टडी अबाउट दी पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटेजीज। ओके, पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटेजीज के बारे में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, कुछ एमसीक्यूज करेंगे, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड कॉन्सेप्ट्स। ओके, और कौन कौन जुड़ चुके हैं? जॉन जुड़ चुके हैं। जॉन हेलो, गुड आफ्टरनून जॉन। सत्यजीत गुड आफ्टरनून। आज कौन सा टॉपिक है? सत्यजीत पूछ रहे हैं। सत्यजीत, आज हम इंटरनल एनालिसिस के ऊपर स्टडी करेंगे और पोर्टर्स जेनरिक मॉडल के ऊपर स्टडी करेंगे। ओके, हेलो दिशा, जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, दिशा पूछ रहे हैं कैसे हो आप? मैं दिशा ठीक हूँ, आप कैसे हो? चलिए, इंटरनल एनालिसिस क्या होता है? क्या होता है इंटरनल एनालिसिस? इंटरनल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन करते हैं इसको। विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हम इसको स्टडी करते हैं, इंटरनल एनालिसिस करते हैं। किस चीज़ के ऊपर? क्या हम जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, जो भी इंटरनल रिसोर्सेस हम यूज़ कर रहे हैं, क्या वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करेगा या नहीं। इसके लिए हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को स्टडी करते हैं कि जो भी हम ह्यूमन रिसोर्स, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दे आर कॉम्पिटेंट और नॉट, उसको देखते हैं। ओके, हमारे मशीन्स हो गए, जो भी हम प्रोडक्शन यूनिट में अगर काम कर रहे हैं तो हमारे प्रोडक्शन अच्छे मशीन्स, अच्छे इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे हैं कि नहीं, टेक्नोलॉजी अच्छे हैं कि नहीं। ओके, तो ये सब हम इंटरनल एनालिसिस में करते हैं। और यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क क्या यूज़ करते हैं, क्या एनालिटिकल टूल यूज़ करते हैं, लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं। स्वॉट एनालिसिस बेसिकली फॉर पता लगाते हैं हम इंटरनली सस्टेन है कि नहीं, अच्छा कर रहे हैं कि नहीं काम। ओके, तो ये था इंटरनल एनालिसिस को थोड़ा ओवरव्यू मैंने दे दिया। अब इसको आगे हम अच्छे से पढ़ते हैं। इंटरनल एनालिसिस क्या है? यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज एंड कोर कॉम्पिटेंसीज। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे हैं कि नहीं, उनका कैपेबिलिटी कैसा है। ओके, और कोर कॉम्पिटेंसीज देखते हैं, उनमें क्या कॉम्पिटेंसीज है, जो भी रिसोर्सेज क्या यूनिकनेस है जिससे हमको लॉन्ग टर्म में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। ओके, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी फाइंड आउट करते हैं। कैसे? हम यहाँ पे स्वॉट एनालिसिस करके
स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्वॉट एनालिसिस से हम अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और क्या होता है इंटरनल एनालिसिस अगर हम अच्छा करेंगे तो ये क्या होगा, हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन लॉन्ग टर्म में जो लेंगे उसके लिए ये बेनिफिशियल होगा। क्या होगा, बेनिफिशियल होगा फॉर लॉन्ग टर्म इंटरनल एनालिसिस से। ओके, और सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल, मतलब क्या है, इंटरनल एनालिसिस जो भी हम करते हैं उसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब वी कैन कंट्रोल ह्यूमन रिसोर्सेज, अच्छा वी कैन ऑल्सो कंट्रोल आवर टेक्नोलॉजी। तो ये सब को हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा ये सब हम हमारे हाथ में रहता है। ये बाहर के आउटसाइड फैक्टर के ऊपर इंपैक्ट नहीं गिरते हैं, आउटसाइड एनवायरनमेंट से इंपैक्ट नहीं होते हैं, तो ये सब को हम कंट्रोल कर सकते हैं। विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट वी कैन ऑल्सो चेंज आवर इंटरनल एनवायरनमेंट। ओके, आई होप इंटरनल एनालिसिस क्या है आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा अच्छे से। तो व्हाट इज इनसाइड, दैट्स कॉल्ड इंटरनल एनालिसिस। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, जो भी हम उसको स्टडी करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, उसको बोलते हैं हम इंटरनल एनालिसिस। ओके, और जो बाहर है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, मतलब ये बाहर जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा क्या, मैक्रो एनवायरनमेंट। ये हमारा हो जाता है मैक्रो एनवायरनमेंट। ओके, और ये वाला क्या हो जाता है, जो इंटरनल हम स्टडी करते हैं ये हो जाता है हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट। ओके, आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। ओके ओके, प्रतीक्षा, हेलो, गुड आफ्टरनून प्रतीक्षा। ओके, इंटरनल एनालिसिस क्या है आपको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट चलते हैं, क्या क्या हम अप्रोचेस यूज करते हैं ऑन इंटरनल एनालिसिस। जैसे हो गया फंक्शन अप्रोच, तो फंक्शन अप्रोच क्या है, यहाँ पे हम डिपार्टमेंटल स्टडीज करते हैं। ओके, डिपार्टमेंटल स्टडीज मतलब यहाँ पे आपको पता होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक फंक्शनल डिपार्टमेंट्स भी रहते हैं। फंक्शनल डिपार्टमेंट में फॉर एग्जांपल वहाँ पे हो जाते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। सो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबको कोऑर्डिनेट, इंटर रिलेटेड होकर काम करना पड़ता है फॉर गेटिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो इंटरनल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, फंक्शनल अप्रोच भी स्टडी करते हैं, फंक्शनल अप्रोच। ओके ओके, हेलो रुचि, गुड आफ्टरनून। लेक्चर, रुचि पूछ रहे हैं लेक्चर कब स्टार्ट हुआ, 7 मिनट्स हुआ है रुचि। ओके, फंक्शनल अप्रोच क्या हो गया, फंक्शनल अप्रोच में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ऑल द डिपार्टमेंट विल इंटर रिलेटेड एंड वर्क टुगेदर। ओके, हॉलिस्टिक, एक हॉलिस्टिक वे में काम करेंगे फॉर गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम पढ़ते हैं क्या, वैल्यू चेन अप्रोच। ओके, वैल्यू चेन अप्रोच में क्या होता है, वैल्यू चेन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन होता है। ओके, विद इन हम पढ़ते हैं उसको, मतलब एक यहाँ पे इंटर रिलेटेड ऑफ एक्टिविटीज होता है। यहाँ पे क्या होता है, इंटर रिलेटेड ऑफ एक्टिविटीज फ्रॉम आइडिया टू एंड कस्टमर। ओके, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब एक प्रोडक्ट बनाने से पहले कुछ हम आइडिया एनालिसिस करेंगे। ओके, कैसे वैल्यू प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को, वैल्यू मतलब एक एम्प्लॉय को हम उसको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेंगे। ओके, उसको वो प्रोडक्ट यूज करके सेटिस्फाई हो, प्रोडक्ट या फिर सर्विस हो, वो प्रोडक्ट और सर्विस जब यूज करेगा कस्टमर, उसको सेटिस्फैक्शन फील हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू डिलीवरिंग बोलते हैं। तो वैल्यू चेन अप्रोच में क्या होता है, ये एक इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज होता है। ओके, तो वैल्यू में हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, मतलब आइडिया जनरेट करते हैं कि प्रोडक्ट डिजाइन कैसे करेंगे, कस्टमर्स को क्या नीड है, एज पर द कस्टमर नीड्स हम आइडिया जनरेट करते हैं। उसी हिसाब से फिर नेक्स्ट स्टेज में हम क्या जाते हैं, फिर हम प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, प्रोडक्ट, यहाँ पे हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर उसको हम डिलीवर कैसे, एंड कस्टमर को डिलीवरी करने के लिए हम यहाँ पे फिर क्या करते हैं, सप्लाई चेन एक्टिविटीज यूज करते हैं। सप्लाई चेन एक्टिविटीज में डिफरेंट लॉजिस्टिक एक्टिविटीज आ जाता है टू रीच द एंड कस्टमर। तो ये हो जाता है हमारा क्या, वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस एक हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं वैल्यू चेन अप्रोच, कि एक प्रोडक्ट बनने से तक एंड कस्टमर तक जो इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू चेन अप्रोच बोलते हैं। ओके, सो ये हो गया वैल्यू चेन अप्रोच, खत्म हुआ। अब हम पढ़ते हैं इंटरनल फैक्टर एनालिसिस। इंटरनल क्या क्या फैक्टर है उसको स्टडी करेंगे, क्या क्या, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको जैसे बताया, हमारा इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल एनालिसिस करते हैं। इंटरनल एनालिसिस से हमको क्या पता चलता है कि हमारा टेक्नोलॉजी कैसा काम कर रहा है, हमारे ह्यूमन रिसोर्स जो भी हैं वो कॉम्पिटेंट हैं कि नहीं,
ओके जो भी वर्क हम कर रहे हैं वो सही से हो रहा है कि नहीं, तो हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हम इसको इवेलुएट करते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, इंटरनल फैक्टर एनालिसिस में बैकवर्ड लुकिंग हो जाता है। तो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखते हैं, बैकवर्ड लुकिंग करते हैं और देखते हैं कि हमारा काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, ऑल आर वर्किंग एज पर द नीड्स और नॉट। ओके, तो हम यहाँ पे इंटरनल फैक्टर एनालिसिस करते हैं। ओके, यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्या आता है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एनालिसिस। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एनालिसिस, यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा काम करने से हमको सक्सेस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर टाटा का एग्जाम्पल लूंगा, ओके, टाटा का अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ लेता हूं तो टाटा नेक्सन इज द मोस्ट बेनिफिशियल वन। ओके, जो ये टाटा नेक्सन जो कार बन रहा है, जो मॉडल का बन रहा है, दिस वन इज प्रोवाइडिंग मच रेवेन्यू फॉर टाटा एज कंपेयर टू मैं अगर टाटा नैनो का कंपेयर करूं तो टाटा नैनो मार्केट में इतना चल नहीं पाया। तो उन्होंने क्या किया, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एनालिसिस किया। तो उन्होंने स्टडी किया कि कौन सा फैक्टर उनको ज्यादा सक्सेस देगा इन द लॉन्ग टर्म। तो उन्होंने लॉन्ग टर्म में देखा, टाटा ने देखा कि लॉन्ग टर्म में टाटा नैनो से मेरे को ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, इसी के लिए उन्होंने टाटा नेक्सन बनाना स्टार्ट किया। तो उन्होंने फिर इवेलुएट किया, स्टडी किया, कस्टमर को माइंड को स्टडी किया, मार्केट में जाके देखा कि कौन सा प्रोडक्ट अगर वो लॉन्च करते हैं, टाटा लॉन्च करेंगे तो उनको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो दे फाइंड आउट दैट द टाटा नेक्सन विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल। तो यहाँ पे वो क्या किए, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एनालिसिस किए। ओके, तो फिर आ जाता है क्या, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस आपको पता है ये भी एक इंटरनल फैक्टर एनालिसिस होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं स्वॉट एनालिसिस में, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पे हम स्ट्रेंथ देखते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ओके, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को देखते हैं। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस तो हमारा क्या हो जाता है, बैकवर्ड लुकिंग हो जाता है। हम खुद के अंदर देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन खुद के अंदर देखेगा कि मेरा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है। ओके, सो उसी को देख के वो अपने आप को चेंज करेगा। फिर वो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स में आएगा तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है फॉरवर्ड लुकिंग। मतलब वो देखेगा कि बाहर मैक्रो फैक्टर में देखेगा कि क्या सिचुएशन है, क्या एनवायरमेंटल है, क्या पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन, डिफरेंट मैक्रो फैक्टर्स आता है। तो बेस्ड ऑन दैट वो उसको स्टडी करेगा और खुद को इवॉल्व करेगा। ओके, साक्षी, मोनिका, प्रतीक, अच्छा सब जुड़ चुके हैं। ओके, आई होप स्वॉट एनालिसिस आपको अप्रोचेस टू इंटरनल एनालिसिस समझ आ गया होगा। तो फंक्शनल अप्रोच में और एक बार मतलब थोड़ा जिस्ट में बता देता हूँ। फंक्शनल अप्रोच में क्या करता है, फंक्शनल अप्रोच में हम ऑल डिपार्टमेंट को फंक्शनली देखते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मार्केटिंग, एचआर डिपार्टमेंट, ऑल द फंक्शन विल बी इंटर रिलेटेड। वैल्यू चेन अप्रोच में क्या होता है, वैल्यू चेन अप्रोच एक वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस होता है। मतलब फ्रॉम द प्रोडक्ट आइडिया जनरेशन टू द एंड कस्टमर तक हमारा जो डिलीवरी प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं वैल्यू चेन अप्रोच बोलते हैं। इंटरनल फैक्टर एनालिसिस में वी विल लुक इनटू आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड वी विल फाइंड आउट व्हाट आर द इंटरनल फैक्टर्स दैट विल इम्पैक्ट इन द लॉन्ग रन। ओके, फिर हम क्या करते हैं, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एनालिसिस करते हैं। मैंने जैसे आपको टाटा का एग्जांपल देके बताया कि उसको टाटा नैनो से ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा था, तो वो मार्केट में जाके स्टडी किया, तो वो क्रिटिकल फैक्टर एनालिसिस किया कि कौन सा फैक्टर वो स्टडी करेगा तो उसको ज़्यादा लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि टाटा नेक्सन से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो दे विल गो फॉर टाटा नेक्सन। फिर स्वॉट एनालिसिस में तो आपको पता है यहाँ पे हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को फाइंड आउट करते हैं और बेस्ड ऑन दैट वी विल चेंज आवर स्ट्रेटेजीज। ओके, हेलो राजन। ओके, हर्षद बोल रहे सब लोग लाइक एंड शेयर करो। हर्षद की बात ठीक है, सब लोग लाइक शेयर जल्दी जल्दी कर दो। गुड आफ्टरनून राजन। ओके, तो आई होप अप्रोचेस टू इंटरनल एनालिसिस आपको समझ आ गया होगा। फिर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट। ओके, रिसोर्स बेस्ड व्यू क्या है, रिसोर्स बेस्ड, रिसोर्स से आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कंपनीज के अंदर जो जो रिसोर्सेस हम यूज करते हैं। ओके, हम कंपनीज के अंदर जो भी रिसोर्सेस है उनको यूज करेंगे और हम ट्राई करेंगे कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी उनका चेक करेंगे और हम उनसे ट्राई करेंगे कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले। मतलब क्या क्या रिसोर्सेस हम यूज करने से हमको एक प्रोडक्ट यूनिकनेस आएगा। ओके, इट्स ऑल अबाउट गेटिंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या करना है हमको, कॉम्पिटिटिव
एडवांटेज लेना है हमको। मेन है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटर से हम कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकें, मतलब एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स। ओके, इसको किसने प्रपोज किया था? जे बर्ने ने। कौन थे इसके प्रपोज, कौन व्यू किए इस प्रपोज को, किसने फाइंड आउट किया था? जे वर्ने ने। इसको याद रखिए, जे वर्ने ने दिया था रिसोर्स बेस्ड व्यू को। ओके, और रिसोर्स बेस्ड व्यू में इंटरप्रेट इंटरनल रिसोर्सेस, हम यहाँ पे रिसोर्स बेस्ड व्यू को यूज करके इंटरप्रेट करते हैं क्या क्या इंटरनल रिसोर्सेस हमको नीडेड है और क्या क्या किस में हम काम कर सकते हैं। ओके, आई होप रिसोर्स बेस्ड व्यू आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसको और एक बार अच्छा से देखते हैं रिसोर्स बेस्ड व्यू क्या है। रिसोर्स बेस्ड व्यू रिलायस ऑन रिसोर्सेस। तो कौन सा रिसोर्सेस में हम रिलाय होते हैं? एक होता है टेंजिबल और एक तो होता है इनटेंजिबल। तो टेंजिबल रिसोर्सेज आपको पता है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको ओके। तो टेंजिबल ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा, उनके क्या क्या मशीन्स यूज कर रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं। ओके, दैट्स आर कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स, जिसको हम देख सकते हैं। ओके, जिसको देख सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स जो हो जाते हैं जिसको हम फील कर सकते हैं, मतलब जिसको हम देख नहीं सकते हैं ऑब्वियसली। ओके, तो इनटेंजिबल एसेट्स में क्या आ जाते हैं? जैसे हमारे पेटेंट्स आ जाएंगे। ओके, पेटेंट्स हमारे कुछ कॉपीराइट्स है, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। ओके, ये सब डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। और टेंजिबल एसेट्स में क्या आ जाते हैं? टेंजिबल एसेट में हमारे आ जाएंगे मशीन्स, ओके, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट्स। सो दिस आर कॉल्ड ऑल टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ओके, सो दैट मस्ट बी, जो भी हम रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं वो होना चाहिए क्या? हेट्रोजीनियस, मतलब डिफरेंट। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस के आपको पता होगा, होमोजीनियस मतलब सेम, हेट्रोजीनियस मतलब क्या? डिफरेंट। तो जो भी हम रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं वो कॉम्पिटिटर से डिफरेंट होना चाहिए। ओके, तो दैट मस्ट बी हेट्रोजीनियस, मतलब यहाँ पे डिफरेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए कोई भी प्रोडक्ट। ओके, टाटा का प्रोडक्ट ले लीजिए, तो टाटा को कंपेयर कीजिए इन्फोसिस के प्रोडक्ट से, सर्विसेज। टाटा के सर्विसेज और इन्फोसिस सर्विसेज डिफरेंट है बोल के तो लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, आइदर कोई प्रीफर करता है टाटा को या फिर कोई प्रीफर करता है इन्फोसिस को, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग यू द डिफरेंट सर्विसेज। ओके, सो दे आर, दैट्स कॉल्ड हेट्रोजीनियस। और फिर क्या आता है? इमोबाइल। इमोबाइल मतलब वो मूव नहीं कर सकेगा, मतलब मूव नहीं कर सकेगा। ओके, मतलब वो इमोबाइल होकर रहे, मतलब एक जगह में ही रहे। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर ह्यूमन रिसोर्स का एग्जांपल लेता हूँ, तो मान लीजिए आपके एचआर डिपार्टमेंट अगर एक ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को मूव करेगा, तो क्या होगा? आपका एक कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय है यहाँ पे, वो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय अगर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएगा तो वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो जाएगा ना। तो हमारे जितने भी रिसोर्सेस है वो दैट शुड बी इमोबाइल। ओके, तो एंड हैव व्रियो एट्रीब्यूट्स। व्रियो एट्रीब्यूट्स क्या है? व्रियो एट्रीब्यूट्स मैं यहां लिख देता हूं। व्रियो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एक हो जाते हैं वैल्यूएबल। वैल्यू मतलब जो भी हम रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं वो कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द कस्टमर। ओके, रेयर। रेयर मतलब क्या है यहाँ पे? रेयर मतलब यूनिकनेस हो, जो भी हम प्रोडक्ट दे रहे हैं वो कुछ यूनिक हो, यूनिक, उसका कुछ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन हो, उसको कॉम्पिटिटर्स कॉपी ना कर सके। ओके, इमिटेटेबल मतलब यहाँ पे नॉन इमिटेबल होगा, मतलब जो भी हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो इमिटेट ना हो सके, मतलब वो और कोई कॉपी ना कर सके। ओके, मतलब जो आप प्रोडक्ट दे रहे हैं दैट शुड बी स्पेशलाइज्ड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन ओनली। ओके, एंड ऑर्गेनाइज्ड, लास्ट वन विल बी द ऑर्गेनाइज्ड, मतलब जो भी आप रिसोर्सेस दे रहे हैं, जो भी आप रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं दैट शुड बी इन ए प्रॉपर वे, प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब आप आज कुछ और प्रोडक्ट दे रहे हैं तो कल और कुछ प्रोडक्ट दे देंगे, तो आपका कुछ प्रॉपर प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट और सर्विस होना चाहिए। ओके, तो अगर हम ये सब करते हैं, व्रियो रिसोर्सेस अगर हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एट द एंड वी विल गेट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ओके, सो हम रिसोर्स बेस्ड व्यू से क्या सीखे कि अगर हम टेंजिबल, दो टाइप का प्रोडक्ट देते हैं, एक टेंजिबल प्रोडक्ट्स और एक इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स। ओके, जो कि दैट शुड बी हेट्रोजीनियस एंड इमोबाइल। ओके, और अगर वो दोनों अगर फुलफिल कर रहे हैं
तो वो ब्रियो रिसोर्सेज को भी फुलफिल करना चाहिए, दैट शुड बी फुलफिल दिस वन ऑल्सो, ब्रियो रिसोर्सेज, जिससे हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। ओके ओके, अगर आपको ये वाला समझ आया रिसोर्स बेस्ड व्यू तो एक थम्स अप करके बताइए सब। ओके ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट मेक्स योर बिजनेस यूनिक, क्या आप किस चीज़ के लिए आपका बिजनेस यूनिक है। ओके, एक्सीलेंट लीडरशिप, ओके, आपका अगर लीडरशिप, आपका अगर जो भी लीडरशिप पोजीशन में वो अगर कॉम्पिटेंट है, अच्छा है, तो दैट विल प्रोवाइड यू लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। ओके, ब्रांड पोर्टफोलियो, आप अगर डिफरेंट ब्रांड प्रोडक्ट दे रहे हैं, डिफरेंट वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो आपके पास ज़्यादा कस्टमर आएंगे। ओके, ब्रांड पोर्टफोलियो हो जाता है। पार्टनरशिप, यू हैव टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप विथ योर सप्लायर्स, अगर सप्लायर्स रिटेलर्स के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप नहीं है तो आगे आपका प्रोडक्ट आप सेल नहीं कर पाते हैं, या फिर अगर आपका सप्लायर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है देन यू कैंट गेट ए गुड रॉ मटेरियल फ्रॉम देम। ओके, टीम वर्क, आपको हमेशा टीम वर्क में काम करना पड़ता है टू मेक योर बिजनेस यूनिक। ओके, स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल पोजिशन, आपको जो भी बिजनेस है आपके पास एनफ फिनेंशियल रिसोर्सेज होना चाहिए टू मेक योर बिजनेस सस्टेनेबल इन द लॉन्ग टर्म। ओके, ग्लोबल प्रेजेंस, ग्लोबल प्रेजेंस का मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ पे KFC का, दिस विल बी द बेस्ट एग्जांपल बिकॉज KFC इज प्रेजेंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, वेल मैनेज्ड, आप जो भी प्रोसेस काम कर रहे हैं दैट शुड बी वेल मैनेज्ड। ओके, किसी वो जो भी आपका मैनेज कर रहा है, मैनेजर जो भी है, दैट शुड बी ही और शी शुड बी कॉम्पिटेंट एनफ। ओके, शुड मैनेज। इनोवेटिव आइडियाज, हमेशा आपको इनोवेटिव आइडियाज आना चाहिए, हमेशा आप इनोवेशंस के ऊपर काम कीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपका कोई भी प्रोडक्ट बना लिए बाद में उसको चेंज नहीं कर रहे, हमेशा उसको चेंज अल्टर करते रहिए। ओके, सो दैट्स मेक्स योर बिजनेस यूनिक। ओके, सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, व्हाट मेक्स योर प्रोडक्ट और बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट, फर्म सस्टेन प्रॉफिट दैट एक्सीड्स द एवरेज ऑफ इट्स इंडस्ट्री, मतलब कब आपको पता चलेगा कि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर रहे हैं, जब आप फॉर एग्जांपल आप मोबाइल इंडस्ट्री में है, मोबाइल इंडस्ट्री में एप्पल INC ही क्यों नंबर 1 पे है, बिकॉज दे आर गेटिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एज कम्पेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स, उनके पास कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, उनके पास कुछ यूनिकनेस है। ओके, उनके पास कुछ यूनिकनेस है, इसी के लिए वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करते हैं। तो माइकल पोर्टर ने 2 बेसिक टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिए थे, क्या दिए थे, कॉस्ट एडवांटेज और डिफरेंशियल एडवांटेज। कॉस्ट एडवांटेज मतलब आप लो कॉस्ट में आपके प्रोडक्ट को बेचिए मार्केट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दे दूंगा आपको वॉलमार्ट का, वॉलमार्ट हो गया, डीमार्ट हो गया, ये सब क्या करते हैं, लो कॉस्ट में प्रोडक्ट बेचते हैं, जिससे क्या होता है कस्टमर्स ज़्यादा आते हैं। क्यों वो सोचते हैं कि वहाँ पे अच्छा लो कॉस्ट में प्रोडक्ट मिल रहा है, सो दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द डीमार्ट एंड वॉलमार्ट। डिफरेंशिएशन एडवांटेज में क्या हो जाता है, मेक्स योर प्रोडक्ट यूनिकनेस, आप ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जो यूनिक हो, मतलब KFC का अगर मैं डिफरेंशिएशन बताऊंगा तो उनका जो टेस्ट होता है, उनका जो जायका है, रेसिपी है, दे आर यूनिक, और कोई उनको कॉपी नहीं कर सकता है। ओके, और कोई उनको कॉपी नहीं कर सकता है, दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग ए डिफरेंशिएशन एडवांटेज। ओके, हेलो प्रतिभा, आई होप ये एग्जांपल से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज समझ आ गया होगा क्या है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बेसिकली हम यहाँ पे प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटिटर्स, जैसे मैंने आपको एप्पल INC का एग्जांपल देके बताया, बिकॉज वाई एप्पल इज नंबर 1 इन द मोबाइल इंडस्ट्री, और माइकल पोर्टर ने 2 कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बताया था कैसे हम गेन कर सकते हैं, बाय कॉस्ट एडवांटेज, मतलब हम कॉस्ट को लो कर देंगे तब हम गेन कर सकते हैं, या फिर डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी में क्या होता है, मेक योर प्रोडक्ट यूनिक। ओके ओके ओके, आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या था। सो इसी तरह पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटेजीज हम पढ़ते हैं। तो पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटेजी ये आया था 2020 का शिफ्ट में, मैनेजमेंट शिफ्ट में आया था ये वाला। ओके, मैनेजमेंट शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आया था, पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटेजीज क्या था, मतलब वो पूछे थे कि डिफरेंट 4 ऑप्शन दे दिए थे, 4 ऑप्शन से ये पूछ दिए थे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट जेनरिक स्ट्रेटेजीज। तो आपको
कॉस्ट, तो आपको जानना पड़ेगा कि क्या क्या स्ट्रेटेजीज होता है। एक होता है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजीज, एक होता है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजीज, और एक क्या होता है, एक होता है फोकस स्ट्रेटेजीज। कॉस्ट लीडरशिप में आप यहाँ पे लो कॉस्ट में सेल करते हैं, लो कॉस्ट में सेल करते हैं। एग्जाम्पल डीमार्ट, ओके, डीमार्ट हो गया, ओके, बिग बाजार हो गया। वो इतना ज़्यादा सस्टेन क्यों किए हैं, उनका ज़्यादा प्रॉफिट क्यों हुआ है? बिकॉज दे आर फॉलोइंग ए कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, मतलब वो लो कॉस्ट में प्रोडक्ट बेचते हैं जिससे कस्टमर्स लोगों ज़्यादा आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं उनके प्रति। फिर आता है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपका एक पर्टिकुलर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होता है, आपका जो भी सेल कर रहे हैं वो यूनिक है, ओके, उसको और कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, नॉट कॉपी बाय कॉम्पिटिटर्स, नॉट कॉपी बाय कॉम्पिटिटर। तो इसका एग्जांपल मैंने क्या दिया था आपको, KFC। तो KFC का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है? और हम एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे मैकडोनल्ड्स। तो मैकडोनल्ड्स क्यों फेमस है? बिकॉज उन्होंने अपना सर्विस टाइम को कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। मतलब अगर एक कस्टमर जाता है उनका मैकडोनल्ड्स में, वहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइड है विद इन द काउंटर में, अगर आप जाते हैं विद इन 1 मिनट दे विल प्रोवाइड यू द सर्विस। तो उन्होंने क्या किया, वेटिंग टाइम को रिड्यूस कर दिया, तो जिससे उनका क्या हो गया, एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन हो जाता है, यूएसपी हो गया। अब फोकस स्ट्रेटेजी क्या है? फोकस स्ट्रेटेजी हो जाता है नीच, नीच सेगमेंट में हम टारगेट करते हैं। क्या करते हैं? नीच सेगमेंट। नीच सेगमेंट क्या होता है? एक पर्टिकुलर मार्केट को हम टारगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको बोलूं यूथ और ओल्ड एज, तो यूथ और ओल्ड एज एक मार्केट हो गए। तो क्या होता है, फोकस स्ट्रेटेजी में हम यूथ को ही टारगेट करेंगे, पर्टिकुलर सेगमेंट को ही टारगेट करेंगे, ओके। तो इसका एग्जांपल मैं बता दूंगा तो अगर पेप्सिको, तो पेप्सिको क्या करता है, पेप्सिको पर्टिकुलरली बीवरेज इंडस्ट्री को ही लेके चला है, बीवरेज इंडस्ट्री सेगमेंट को वो लेके चला है, ओके ओके। आई होप ये एग्जांपल से आपको पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटेजीज क्या है समझ आ गया होगा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी क्या होता है, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी क्या होता है, फोकस स्ट्रेटेजी क्या होता है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ओके। और एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं, कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है। सुपरियर प्रॉफिट थ्रू लोअर कॉस्ट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सुपरियर प्रॉफिट, प्रॉफिट ज़्यादा गेन कैसे करते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करके करते हैं। फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट और टेस्को, इन लोग क्या करते हैं, अपना जितना भी प्रोडक्ट्स रेंज है उनको कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं, जिससे कस्टमर्स ज़्यादा उनके प्रति अट्रैक्ट होते हैं, ओके। और डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी में मैंने क्या बताया था, क्रिएटिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज परसीव्ड एज बीइंग यूनिक, यूनिक थ्रू आउट द इंडस्ट्री, ओके। जैसे टेस्ला ने लॉन्च कर दिया ई व्हीकल, ओके, तो ये क्या हो गया, एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन हो गया। तो आज के टाइम में अगर हम देखेंगे तो ग्रीन एनवायरनमेंट के प्रति ज़्यादा, सस्टेनेबिलिटी एनवायरनमेंट के प्रति ज़्यादा ये आ रहा है, तो क्या कर रहे हैं आजकल, ई व्हीकल्स के प्रति ज़्यादा लगाव आ रहा है, तो इसी के कारण टेस्ला बेनिफिशियल है, प्रॉफिट हो रहा है उसका ज़्यादा। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया था मैकडोनल्ड्स, फेडेक्स, तो ये क्या करते हैं, अपना सर्विस टाइम को रिड्यूस कर दिए हैं, ओके। फिर आता है फोकस, कंसंट्रेटिंग ऑन ए लिमिटेड पार्ट ऑफ द मार्केट। मैंने बताया था आपको, एक पर्टिकुलर मार्केट में हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही टारगेट करते हैं, तो तब वो क्या हो जाता है, तब वो हो जाता है फोकस स्ट्रेटेजी हो जाता है, ओके। अच्छा, एग्जाम्पल हार्ड था सर, ये कौन सा एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल आप बता रहे हैं सत्यजीत, कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पेप्सिको को टारगेट कर रहे हैं। मतलब पेप्सिको क्या करता है, पर्टिकुलर बेवरेज इंडस्ट्री को ये टारगेट करता है, तो इसका प्रॉफिट जनरली ज़्यादा होता है बेवरेज इंडस्ट्री से, मोर प्रॉफिट फ्रॉम बेवरेज इंडस्ट्री, ओके। तो वो वही सेगमेंट में ज़्यादा ही फोकस करता है। तो दिस आर ऑल द जेनरिक स्ट्रेटेजीज ने, जिसने पोर्टर ने इसको दिया था, किसने दिया था, पोर्टर, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला एक स्ट्रक्चर है, यहाँ से आपको समझ आएगा और अच्छे से। जैसे देखिए ब्रॉड इंडस्ट्री है, मतलब वाइड इंडस्ट्री, आपका पूरा ब्रॉड मार्केट को आप टारगेट कर रहे हैं और आप लो कॉस्ट एडवांटेज लेना चाह रहे हैं, तो आपको कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, ओके। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी में क्या करेंगे, ब्रॉड इंडस्ट्री को आप टारगेट करेंगे, और उनको कैसे टारगेट करेंगे, प्रोडक्ट का रेंज, आप प्राइस रेंज को कम रख के उनको टारगेट कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाता है, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, ओके। फिर आप क्या कर रहे हैं, ब्रॉड इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, उसके साथ आप अपना प्रोडक्ट को यूनिक रख रहे हैं,
ओके, प्रोडक्ट को यूनिक रख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, मतलब आप कॉम्पिटिटर से अपना प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखिए हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी को बनाएंगे, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे आपका प्रोडक्ट एक यूनिकनेस आ जाएगा, तो जिससे क्या होगा, आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इजीली गेन कर सकते हैं। फिर वो हो गया ब्रॉड सेगमेंट। अगर हम नैरो मार्केट सेगमेंट में जाते हैं तो नैरो मार्केट सेगमेंट में फोकस स्ट्रेटेजी, फोकस स्ट्रेटेजी क्या हो जाता है, फोकस स्ट्रेटेजी में हम लो कॉस्ट, आइदर लो कॉस्ट में जाएंगे या फिर फोकस स्ट्रेटेजी में हम डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं, जिसका यहाँ का एग्जांपल क्या हो जाता है, पेप्सिको। ओके, तो फोकस स्ट्रेटेजी में क्या करता है, वो लो कॉस्ट से में भी बेचता है प्रोडक्ट अपना, और अपना प्रोडक्ट को वो डिफरेंशिएशन भी किया है। मतलब यहाँ पे क्या वो एग्जांपल ले सकते हैं हम, बेवरेज, उसका ज़्यादा प्रॉफिट बेवरेज से सेल होता है। ओके ओके, आई होप ये वाला स्ट्रक्चर आपको समझ आया होगा। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द डैश ऑफ द फर्म स्टार्ट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट दैट अ फर्म्स परफॉर्मेंस इज डिटरमाइंड बाय द रिसोर्सेज। देखिए रिसोर्सेज इट एट इट्स डिस्पोजल, क्या है, रिसोर्स स्ट्रेटेजिक व्यू, स्ट्रेटेजिक रिसोर्स व्यू, रिसोर्स बेस्ड व्यू या फिर बेसिक रिसोर्स व्यू। ओके, 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, सत्यजीत ने ए बताया। ओके ओके, जल्दी जल्दी सब आंसर बताइए, इसका क्या होगा आंसर, जल्दी जल्दी सब बताइए। प्रतीक्षा ने सी बता दिया है, ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी सब बताइए, सब आंसर बताइए, इसका क्या होगा। हर्षद ने बी बताया है। ओके ओके, प्रतीक ने भी सी बता दिया है। ओके ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा रिसोर्स बेस्ड व्यू। तो किसने किसने आंसर सही दिया है, प्रतीक्षा ने आंसर सही दिया और प्रतीक ने आंसर सही दिया है। तो रिसोर्स बेस्ड व्यू में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे रिसोर्सेज को स्टडी करते हैं, हमारे क्या क्या रिसोर्सेज है, इंटरनल रिसोर्सेज क्या क्या, उनको स्टडी करते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये रिसोर्सेज हम यूज करके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर पाएंगे कि नहीं, एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स। ओके, इन द लॉन्ग टर्म वी कैन सस्टेन इट और नॉट, रिसोर्स बेस्ड व्यू में। ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं। डैश यूजुअली स्टेज विद इन द कंपनी एंड आर द मेन सोर्स ऑफ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या बेसिकली एक कंपनीज के अंदर स्टे करता है लॉन्ग टर्म के लिए, और जिससे हमको पता चलता है कि यही है मेन सोर्सेस है जिससे हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं। टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज या फिर स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज। ओके, 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। हाँ प्रतीक्षा, आपका आंसर सी बराबर आया है। ओके, सूर्य बता रहे हैं यहाँ पे सी। सूर्य आप कौन सा क्वेश्चन का बता रहे हैं, जल्दी जल्दी सब आंसर बताइए। प्रतीक्षा ने बता दिया टेंजिबल एसेट्स। ओके सत्यजीत भी ये बता रहे हैं। ओके, सब जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। सेकंड का क्या होगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। हर्षद ने बी बता दिया, इंटेंजिबल एसेट्स। ओके
सब बताइए जल्दी जल्दी, सब बताइए। साक्षी ने ए बता दिया है। ओके ओके ओके, देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हो जाएगा इंटेंजिबल एसेट्स। मैंने आपको क्या बताया था, टेंजिबल एसेट्स में क्या होता है। टेंजिबल एसेट्स में मशीन्स, आप क्या क्या मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, आपका टेक्नोलॉजी क्या यूज़ कर रहे हैं। ओके, ये सब आपके टेंजिबल एसेट्स है जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। और इंटेंजिबल एसेट्स क्या हो जाते हैं आपके, कॉपीराइट्स। ओके, आपका कुछ पेटेंट्स ले रहे हैं। ओके, ऐसे ही मतलब कॉपीराइट, पेटेंट और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो मैंने ये 2 एग्जांपल आपको बताया। तो इंटेंजिबल एसेट्स में कॉपीराइट्स, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट्स में अपना कॉपीराइट्स क्लेम कर लेते हैं, क्या वो डिफरेंट कोई यूज कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, यूजुअली स्टेज विद इन एन कंपनी, मतलब वो कंपनी के अंदर ही रहता है। ओके, और आपका ट्रेडमार्क हो गया, जैसे ये सब एक कंपनीज के अंदर ही रह जाते हैं। ओके, आपका क्या, ओके, तो दिस आर द मेन सोर्स ऑफ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो कॉपीराइट, पेटेंट्स, ये और कोई क्लेम नहीं कर सकता है, ये आपका ही है। आपने जो कॉपीराइट पेटेंट क्लेम कर लिया है, ये आप ही का ही रहेगा। तो इंटेंजिबल एसेट्स और कोई ले नहीं सकता है। आई होप ये वाला आपको समझ आ गया होगा। 2 का बी, अभी साक्षी बता रहे हैं 2 का बी, ठीक है। राजश्री ने भी बताया बी, राजश्री का भी आंसर ठीक है। ओके, आई होप आपको टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स में डिफरेंस समझ आ गया होगा। ओके ओके, तो चलिए हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द व्रीन फ्रेमवर्क लेटर विच वॉज आइडेंटिफाई एज व्रियो फ्रेमवर्क, द व्रीन स्टैंड फॉर क्या? व्रीन किस चीज के लिए स्टैंड करता है? व्रीन, आपको व्रीन का एब्रीविएशन बताना है। ओके, 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। गलत होने से भी कोई बात नहीं है, हम यहीं पे ही स्टडी कर लेंगे व्रीन क्या है, बट सब आंसर दीजिए। ओके, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, जल्दी जल्दी सब आंसर बताइए। 3 का क्या होगा? व्रीन का एब्रीविएशन बताइए क्या होगा। राजश्री ने ए बता दिया है। ओके, तो राजश्री बता रहे हैं वैल्यूएबल रिसोर्सेज विच आर कॉस्टली टू इमिटेट एंड नॉन सब्स्टिट्यूएबल। ओके, सत्यजीत ने 3 का डी बताया है, वैल्यूएबल, कैन नॉट रिवील्ड, कैन बी इमिटेटेड एंड नॉन सस्टेनेबल। ओके ओके ओके, प्रतीक बता रहे हैं क्वेश्चन 3 का ए। ओके, जल्दी जल्दी सब बताइए। साक्षी बता रहे हैं सी। ओके, ठीक है, सब आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी सब आंसर दीजिए। ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। व्रीन का एब्रीविएशन क्या है? देखिए, अगर आपको फर्स्ट 2 ही पता है तो आपका आंसर आ जाएगा वैल्यूएबल और रेयर। ये तो हमको पता है वैल्यूएबल, रेयर, तो आप देख लीजिए वैल्यूएबल, उसके बाद रेयर कहाँ पे है। वैल्यूएबल बी में देखिए वैल्यूएबल है, फिर रेयर है। सी में भी देखिए वैल्यूएबल है, फिर रेयर है। मतलब ए और डी तो आपका कट, आप कटिंग कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका आंसर आपको पता हो जाएगा कि बी और सी में से कोई एक होगा। फिर आपको देखना होगा कि यहाँ पे आई स्टैंड फॉर इमिटेटेड, इमिटेट। ओके, मतलब आपका कोई कॉपी ना कर पाए, नॉन इमिटेट। ओके, कॉस्टली टू इमिटेट, मतलब जो अगर वो इमिटेट करने का भी चाहेगा तो उसको बहुत कॉस्टली है। ओके, तो नेक्स्ट आ जाएगा कॉस्टली टू इमिटेट। तो ये यहाँ से आपको आंसर पता चल जाएगा कि आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, आंसर होगा ऑप्शन बी। और एन स्टैंड फॉर, ये हो जाता है नॉन सब्स्टिट्यूएबल। ओके, नॉन सब्स्टिट्यूट, तो ये वाला हो जाएगा आपका आंसर बी। ओके, आई होप आपको कटिंग कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा क्या होता है। कटिंग कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ये अप्रोच अगर आपको पता चल गया ना तो इजीली यू कैन क्रैक इट।
ओके हर्षद बी बता रहे हैं, ओके अभी आंसर बता रहे हैं, ओके ठीक है। ओके सो चलते हैं। ग्रैंड स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स द डिसीजन ऑफ चूजिंग द डैश फ्रॉम द सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स। ओके अवेलेबल अल्टरनेटिव से आपको ग्रैंड स्ट्रेटेजी क्या इन्वॉल्व करता है बताना है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी या फिर लॉन्ग टर्म प्लान। ओके जल्दी से अपना आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके हर्षद बता रहे हैं ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ओके ग्रैंड स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व द डिसीजन ऑफ चूजिंग द डैश फ्रॉम द सेट ऑफ अवेलेबल अल्टरनेटिव्स में आप बता रहे हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ओके दिशा बता रहे हैं सी। ओके ओके सब बताइए, सब आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। सत्यजीत ए बता रहे हैं। ओके प्रतीक्षा बता रहे हैं बी। ओके ओके चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा लॉन्ग टर्म प्लान, बिकॉज ग्रैंड स्ट्रेटेजी यहाँ पे पूछा है तो हमेशा ग्रैंड स्ट्रेटेजी में हमेशा हम लॉन्ग टर्म गोल के लिए देखते हैं। इन्वॉल्व डिसीजन ऑफ चूजिंग द लॉन्ग टर्म प्लान फ्रॉम द सेट ऑफ अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। तो यहीं पे आपका कीवर्ड था ग्रैंड स्ट्रेटेजी। तो मैंने आपको बताया था जब भी ग्रैंड स्ट्रेटेजी कौन बनाता है, ग्रैंड स्ट्रेटेजी हमेशा कॉर्पोरेट लेवल में ही बनता है। तो कॉर्पोरेट लेवल में ही ग्रैंड स्ट्रेटेजी बनता है। ओके कॉर्पोरेट लेवल में ही ग्रैंड स्ट्रेटेजी बनता है जहां पे हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स को डिसाइड करते हैं अपना। ओके लॉन्ग टर्म गोल्स को हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं, कहाँ पे, ग्रैंड स्ट्रेटेजीज में। ओके ओके आई होप आपको ग्रैंड स्ट्रेटेजी क्या समझ आ गया होगा। ओके आज के लिए इतना ही था। देखिए हम आपके लिए एक स्पेशल ऑफर भी लेके आए हैं। 1 मिनट आई हैव टू चेंज द इंक। एक स्पेशल ऑफर लेके आए हैं आपके लिए। आप डेली प्रैक्टिस हमारे साथ कर सकते हैं फॉर यूजीसी नेट 2022 मैनेजमेंट फ्री में, वो भी आपके लिए फ्री में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बस आपको क्या करना है, आपको हमारा वे ऐप में या फिर वेबसाइट विजिट करना है। ऐप आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं हमारा, और हमारे ऐप में जाके आप यहाँ पे यूजीसी नेट मैनेजमेंट सेक्शन में जाके आप वहाँ पे डेली फ्री टेस्ट दे सकते हैं। ओके और जल्दी से जल्दी आप एनरोल कीजिए बिकॉज ये लिमिटेड है बहुत। और आपको जैसे पता होगा कि हम आपके लिए एक एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन कोर्स लेके आ रहे हैं फॉर यूजीसी नेट मैनेजमेंट, और जिसमें हम आपके लिए बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 लाएंगे और पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको 300+ आवर्स लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। ओके जिसमें लाइव भी होगा प्लस रिकॉर्ड भी होगा। तो अगर आप लाइव नहीं देख सकते हैं तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। ओके और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें 15 सब्जेक्ट वाइज रहेगा टेस्ट और 5 फुल मॉक लेंथ टेस्ट भी रहेगा, टोटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके पूरा एग्जाम रिलेटेड का क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। और हमने आपके लिए ड्यूरेशन रखा है 6 मंथ, बिकॉज आई थिंक 6 मंथ इज एनफ टू क्लियर द यूजीसी नेट एग्जाम। ओके और प्राइस रेंज होगा उसका 9000 ओनली। ओके और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।